सदियों से यूरोप पूरब की तरफ हैरानी और जलन से देखता था। एशिया अपनी प्राचीन सभ्यताओं के साथ एक खास आकर्षण रखता था। सिल्क रोड व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क चीन से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। यह अपने साथ विदेशी सामान लाता था जो यूरोप की इच्छाओं को और बढ़ाता था। रेशम, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन यूरोपीय बाजारों में आने लगे, जो पूर्व के धन और शान और शौकत की झलक दिखाते थे। यह शुरुआती बातचीत हालांकि सीमित थी, लेकिन यूरोप के एशिया में विस्तार के बीज बो दिए। मार्को पोलो जैसे यूरोपीय यात्री पूर्व की यात्रा करते थे और अद्भुत कहानियों के साथ लौटते थे। उन्होंने शानदार शहरों और शक्तिशाली साम्राज्यों का वर्णन किया। उनके किस्से हालांकि अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते थे, यूरोपीय लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा देते थे। पूर्व के प्रति यह आकर्षण आर्थिक महत्वाकांक्षा के साथ मिलकर बाद में यूरोपीय अन्वेषण को आगे बढ़ाएगा। 14वीं शताब्दी में यूरोप पर एक आपदा आई। ब्लैक डेथ, एक भयानक महामारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। इसने अपने पीछे मौत और निराशा छोड़ दी। लाखों लोग मारे गए, आबादी कम हो गई और अर्थव्यवस्थाएं बिखर गईं। प्लेग ने स्थापित सामाजिक ढांचों को बाधित किया और व्यापक भय और अनिश्चितता पैदा कर दी। हालांकि ब्लैक डेथ ने अनजाने में बदलाव को गति दी। जान माल के भारी नुकसान से श्रम की कमी हो गई। इससे किसानों और मजदूरों को अधिक सौदेबाजी की शक्ति मिली। इसने सामंती व्यवस्था को चुनौती दी, जिसने सदियों से यूरोप पर अपना दबदबा बनाए रखा था। प्लेग ने लोगों को पारंपरिक मान्यताओं और अधिकारियों पर सवाल उठाने के लिए भी मजबूर किया। मानसिकता में इस बदलाव ने पुनर्जागरण के बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में योगदान दिया। यूरोपीय खोजकर्ताओं के आने से पहले पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार काफी हद तक अरब और इतालवी व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था। वे लाभदायक मसाला व्यापार पर हावी थे। एशिया और यूरोप के बीच बिचौलियों के रूप में काम कर रहे थे। मसालों, उनके स्वाद और संरक्षण गुणों के लिए अत्यधिक बेशकीमती यूरोपीय बाजारों में अत्यधिक कीमतों पर बिकते थे। इस एकाधिकार ने इन बिचौलियों के लिए अपार धन लाया। इन बिचौलियों पर निर्भरता का मतलब था कि यूरोपीय लोगों ने एशियाई सामानों के लिए अधिक कीमत चुकाई। इस आर्थिक वास्तविकता ने पूर्व के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजने की इच्छा को हवा दी। स्थापित व्यापार नेटवर्क को दरकिनार करना प्राथमिकता बन गया। यूरोपीय राजाओं ने नए समुद्री मार्गों की तलाश में अभियानों को वित्त पोषित करना शुरू कर दिया। उन्हें एशिया के धन तक सीधी पहुंच हासिल करने की उम्मीद थी। भाग 4, कॉन्स्टेंटिनोपल, संस्कृतियों और वाणिज्य का एक चौराहा। कॉन्स्टेंटिनोपल बीजांटिन साम्राज्य की राजधानी पूर्व और पश्चिम के बीच प्रवेश द्वार के रूप में खड़ा था। रणनीतिक रूप से बोस्फोरस जलडमरू मध्य पर स्थित, इसने काला सागर और भूमध्य सागर के बीच मार्ग को नियंत्रित किया। इसने इसे सदियों से व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के व्यापारी इसके चहल पहल वाले बाजारों में इकट्ठा होते थे। 1453 में तुर्क लोग कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी घटना जिसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया। इस ईसाई शहर का मुस्लिम तुर्कों के हाथों पतन बीजांटिन साम्राज्य के अंत का संकेत था। इसने पूर्व में यूरोपीय पहुंच के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। अब तुर्कों ने इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित कर लिया था। इसने यूरोपीय शक्तियों को एशिया के लिए वैकल्पिक समुद्री मार्गों की तलाश करने के लिए और प्रेरित किया। भाग 5, नए रास्ते बनाना, वैश्विक व्यापार में एक नए युग की शुरुआत। धन की इच्छा और तुर्क साम्राज्य को दरकिनार करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर यूरोपीय राजाओं ने कई महत्वाकांक्षी यात्राओं को वित्त पोषित किया। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ता अज्ञात में साहसी यात्राओं पर निकल पड़े। कोलंबस एशिया के लिए पश्चिम की ओर जाने वाले मार्ग की तलाश में अमेरिका से टकराया, जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। वास्को डी गामा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर नौकायन करते हुए भारत के लिए एक सीधा समुद्री मार्ग स्थापित किया। इन यात्राओं ने वैश्विक व्यापार में एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया। एशिया के लिए सीधे समुद्री मार्ग स्थापित करके यूरोपीय शक्तियों ने अरब और इतालवी व्यापारियों द्वारा सदियों पुराने एकाधिकार को तोड़ दिया। इससे यूरोप और पूर्व के बीच व्यापार में तेजी आई, जिसके गंभीर परिणाम हुए। वस्तुओं, विचारों और लोगों का प्रवाह तेज हो गया।
जिससे दुनिया का स्वरूप बदल गया, जैसा कि हम जानते हैं।